यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद लगातार इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है कि दलित वोटर जो है वो किधर गया और अगर इंडिया अलायंस की तरफ गया तो क्यों गया। और यही बात भारतीय जनता पार्टी भी इसी पर मंथन कर रही है और इसी पर मंथन जो है बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है। इससे पहले तक उत्तर प्रदेश में दलितों को लेकर के मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी दावेदारी करती चली आ रही थी, लेकिन 2009 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेंध लगानी शुरू की और गैर जाटो जो दलित हैं उसमें से ज्यादातर जो है दलित वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गए। लेकिन 24 का चुनाव आते आते हुआ ये कि जो नरेटिव बना कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का, उस नरेटिव के साथ में ये दलित वोटर्स इंडिया अलायंस के साथ हो लिए। ऐसा तमाम सारे एनालिसिस पार्टियों का जो हुआ है उसमें सामने आ रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और बड़ा फैक्टर सामने आया चंद्रशेखर आजाद रावण के रूप में। नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट है, वहां से उन्होंने जीत दर्ज की लगभग 1.5 लाख वोटों से। तो ये चर्चा शुरू हो गई कि अब क्या मायावती का जो वोट बैंक है वो आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्या। तमाम सारी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं और इसीलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही है कि क्या बढ़ते हुए दलितों के जो दावेदार हैं वो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की नए तरीके की सियासत सिखाने वाले हैं क्या राजनीतिक दलों को। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मायावती जी थी, धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी सेंध लगाई और इस बार इंडिया अलायंस ने और थोड़ा बहुत वोट बैंक जहां जहां भी आजाद समाज पार्टी 2 सीटों पर लड़ी वहां पर ठीक ठाक उसने वोट गेन किया और दलितों पर क्लेम किया। क्या यूपी में दलित पॉलिटिक्स एक नए दौर में जा रही है? देखिए, सिर्फ दलित पॉलिटिक्स की बात नहीं कर ले, हर एक कम्युनिटी जो है उसके कोई ना कोई एक नेता है जो चाहते हैं कि उनका साथ उनको मिलता रहे, लेकिन इसमें दलित कम्युनिटी का इसलिए ज़्यादा जिक्र होता है क्योंकि ज़्यादातर इस कम्युनिटी से लोग गरीब हैं, निचले तबके के लोग हैं और ऐसे हैं कि वो अपनी लीडरशिप ढूंढते रहे हैं और उनके नाम पे ही राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। वो राजनीतिक दल इनकी ही राजनीति करते हैं, जैसे कि बीएसपी का मूवमेंट ही पूरा दलितों के लिए था कि जो सबसे गरीब पिछड़े दलित हैं उनके उत्थान के लिए काम करना। चंद्रशेखर भी यही काम कर रहे हैं। तो इन लोगों की राजनीति पूरी इसी पर टिकी हुई है, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा हो जाती है। नहीं तो ओबीसीज को लेकर के भी ये वही है कि ओबीसी की राजनीति करने वाले जो दल हैं वो उनके पीछे लगे रहते हैं क्योंकि वही उनकी पार्टी को आगे ले जाते हैं। तो अब आप समझिए कि पहले दावेदार कम हुआ करते थे, भाई बसपा ही थी जो उनकी राजनीति करती थी। बीजेपी को माना जाता था कि फॉरवर्ड क्लास के लोगों की पार्टी है, शहरी लोगों की और फॉरवर्ड क्लास के लोगों की है। समाजवादी पार्टी को माना जाता था कि ओबीसी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, क्योंकि इन पार्टियों का जन्म ही इसी आधार पर हुआ है। लेकिन अब आप समझिए कि सत्ता का वो मैजिक नंबर पाने के लिए आपको सबकी जरूरत पड़ती है और इसीलिए इस जो दलित कम्युनिटी जो सबसे गरीब पिछड़ी निचली हैं, इनको वो सुविधाएं देना, उनके लिए कार्यक्रम लाना, उनके लिए योजनाएं लाना, बीजेपी ने एक अच्छा वोट शिफ्ट कराया अपने पक्ष में और एक अच्छा मैंडेट मिला उनको पिछले 3-4 चुनावों में उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस चुनाव ने वो धराशायी कर दिया आरक्षण वाले मुद्दे पर। लेकिन अभी बात वही है कि क्लेम इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है दलितों की, ये वही लोग हैं जो पिछड़े दलित। तो जब आप इनके हक की बात करते हैं, इनको सुविधाएं देने की बात करते हैं, इनके लिए कुछ करने की बात करते हैं, तो वो तुरंत शिफ्ट होते हैं आपके लिए। तो इसीलिए लोग पीछे चाहते हैं कि लोग जुड़े ये उनसे। बात है, अभी उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसको लेकर के इस पर खींचतान भी देखने को मिली। भले ही किसी ने बयान नहीं दिया खोल करके, लेकिन हर कोई ये चाह रहा है कि हमारी तरफ ये वर्ग आए। चाहे बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता का बढ़ जाना हो चुनाव में हारने के बाद। आप देखिए 23 जून को बैठक थी और उसके बाद तमिलनाडु में जिस तरीके से उनके एक प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है और किस तरीके से मायावती जी सक्रिय हो जाती हैं और हाथरस मामले पर सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके जो संगठन के जो लोग हैं वो तमाम लोग इसी पर बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बैठक हुई, खास तौर पर उसका केंद्र ही यही रहा कि दलितों को किस तरीके से अपने साथ लाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की जो दलित आबादी है, क्या
उस निर्णायक भूमिका में पहुंच गई है कि जिस दौर में ओबीसी को निर्णायक भूमिका में माना जाता था, अब वो शिफ्ट करके दलितों पर शिफ्ट हो गया है कि ये जो चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से ये बता दिया गया, राजनीतिक पार्टियों को ये समझ में आ गया कि दलितों को अगर साथ आप नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। और अब तो चंद्रशेखर आजाद भी एक दावेदार बढ़ गए हैं। देखिए एब्सोल्युटली, अगर आप उनको अपने साथ नहीं लेंगे, वो एक तरीके से किंग मेकर आज के समय में बन गए हैं। जब तक वो बीएसपी के साथ थे तो आप सोचिए बीएसपी की तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात कर लें तो, और उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी जब एक हिस्सा उनका शिफ्ट होता था, कहीं भी किसी भी तरफ शिफ्ट होता था, तो उनके नंबर दूसरी दलों के बढ़ जाते थे। वही मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने 2014 के बाद से लगातार, अब देखिए 10 सालों में जितने चुनाव हुए हैं, तमाम ऐसी दलित कम्युनिटी जो है, दलित आबादी है, वो जुड़ी है भाजपा के साथ, जुड़ा हुआ है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो जुड़ा हुआ तो उसने फायदा दिलाया है, वो शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ। लेकिन इसीलिए ये, क्योंकि ये हो चुका है इससे पहले, बीएसपी को भी लगता है कि हमारे कोर जो वोट हैं, कोर वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, अगर वो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम कहीं अस्तित्व में भी नहीं आएंगे। तो असली लड़ाई तो उसी को है कि भाई इनको अपनी तरफ लाइए, तभी हमको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। बीएसपी की वही कोशिश है। चंद्रशेखर अभी हाल में अपनी पार्टी को लेके आए हैं, उनको फायदा मिला है इस बात का, तो वो इसकी लड़ाई, और बीजेपी को अपना खोया हुआ ही जो वोट शिफ्ट हुआ है इसको वापस लाना है। और समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनको पहली बार इसका लाभ मिला है, ये फर्स्ट टाइम है जब समाजवादी पार्टी को दलित लोगों ने आरक्षण के मुद्दे पर खुल के वोट दिया है, तो ये पहला मत, तो वो भी चाहेंगे कि ये उनके सामने बना रहा इसी नैरेटिव। हालांकि इसका खामियाजा जो उनका अपना वोट बैंक है उसके लोग उठाएंगे, उनके लोगों को कम टिकट मिलेगा, मुस्लिमों की कम प्रतिनिधित्व होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको इस बार के भी चुनाव में देखने को मिला कि 4 मुस्लिम्स, यादव सिर्फ घर के ही 5 घर के ही रह गए और तो, कहीं किसी को नहीं दिया। आप जब वहां से आप लेके आ पाएंगे भरोसा हासिल करने के लिए, आपके ऊपर जो ठप्पा लगा था उसको आपने, तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए भी यही है कि आपको रिजर्व सीटों पे देना ही देना है, कैंडिडेट देना है, कुछ अपने लोगों को हटाना पड़ेगा। अगर तो दलित कम्युनिटी इस देश में ऐसी है जिनके हक अधिकार की बात होती है, होनी भी चाहिए, और ये निर्णायक भूमिका में है। और इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज की नजर रहती है कि इनकी अगर हम बात करेंगे या हमारी तरफ आएंगे, गेम बदलेगा, हम सत्ता पा सकते हैं। एक और सवाल, सारी पार्टियां, उनका जो आधार था, उनका जो वोट शेयर था, उसके इतर वो अपना फॉर्मूला सेट कर रही हैं। जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया, पीडीए का फॉर्मूला उनका सफल भी रहा, लेकिन उसमें जो पिछड़े थे उसमें यादवों से उन्होंने दूरी बनाई और गैर यादवों पर भरोसा जताया। यानी कि यादवों की राजनीति और ऐसी राजनीति करने वाली पार्टी, उसने अपनी जो उसकी पेरीफेरी थी उससे अलग जा करके, अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे आगे जा करके कुछ और वोट शेयर हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी थी, उसने धीरे धीरे पिछड़ों में पैठ बनाई, दलितों में पैठ बनाई, वो सरकार में है, अब तीसरी बार से केंद्र में सरकार में है। बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर क्यों लौटना चाह रही है? कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, जैसे हाथरस का केस है, सब बचे, बाबा की अरेस्टिंग की मांग करने को लेकर के सारी पार्टियां बचती नजर आईं, सपा भी बीजेपी भी, क्योंकि उनको लग रहा है शायद कि वोट बैंक जो बाबा का जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो दलित हैं और पिछड़े हैं, खास तौर पर दलित हैं, बाबा खुद भी दलित हैं, जाटो कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन मायावती जी ने खुल करके इसका विरोध कर दिया। मायावती जी अब अपनी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली पॉलिटिक्स से हट करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर चल रही हैं। तो क्या सिर्फ दलितों को साध करके मायावती जी अपना जो पार्टी है उसको वापस उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में ला पाएंगी क्या? क्योंकि ये तो एकदम उल्टी धारा में बह रही हैं अब। देखिए बिल्कुल, पार्टी तो उस स्थिति में आप ला सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं बना सकते। इनफैक्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के समय में जो उनका न्यूक्लियस वोट बैंक है, जिसके आधार पर उसका जन्म हुआ, मसलन माना गया कि बीजेपी फॉरवर्ड क्लास की पार्टी है, तो सिर्फ उनके आप 20-22% वोट्स पे आप सरकार नहीं बना सकते। सपा को माना गया कि ओबीसी खासतौर पे यादव और मुस्लिम्स उनको अच्छा समर्थन करते हैं, इनको आप जोड़ लिए तो भी आपके पास उतना नंबर नहीं हो रहा है। इसी तरह सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने न्यूक्लियस वोट शेयर है उसके आधार पे
आप पार्टी तो आप अपनी चला सकते हैं क्योंकि आपको जन समर्थन मिलता है, लेकिन सरकार में आने के लिए आपको सबकी जरूरत पड़ती है। अखिलेश यादव को आप देखिए, मायावती की हम बात कर लें, वो इसीलिए शिफ्ट हो रही है कि कम से कम पार्टी का आधार तो बचे। जिस आधार पे पार्टी बनी थी वो आधार ही खिसक गया है, तो पहले आधार बनाया जाए और जब सत्ता में आने की स्थिति में हम होंगे तो सबको जोड़ेंगे। अखिलेश यादव ने भी वही किया कि जब तक वो सिर्फ एमवाई पे चल रहे थे तो बस उनके नंबर्स आ रहे थे, सरकार में नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने इससे शिफ्ट किया और लोगों को जोड़ा तो आपके पास अच्छे नंबर्स आए। लेकिन आप ये समझिए इसका खामियाजा आपको एमवाई से उठाना पड़ेगा क्योंकि अपना प्रतिनिधित्व आपका आपने कम कर दिया जो आपका। उसी तरह बीजेपी का है, बहुत सारे फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग बीजेपी से नाराज हैं इस समय। तो यही होता है कि आप अपना जो न्यूक्लियस वोट बैंक है, न्यूक्लियस जो जनाधार है, जो सोच है, जिस सोच की, उसको पहले मेंटेन रखिए, बना के रखिए। और जब सत्ता में आपको आना होता है तो आपको सबकी जरूरत पड़ती है, आप सिर्फ उसके आधार पे कभी सत्ता में नहीं आ सकते। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और खास तौर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या अन्य जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल अलग अलग जो पॉकेट्स में हैं, आरएलडी की बात कर लें, सुभाषपा की बात कर लें, निषाद पार्टी की बात कर लें, अपना दल की बात कर लें, एक बड़ा जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो अपना न्यूक्लियस वोट बैंक है, जो आधार है, वो पहले मजबूत किया जाए और उसके बाद सरकार की तरफ देखा जाए कि कैसे आएगी, क्या आएगी, फिर उसके हिसाब से नए समीकरण बैठाए जाएंगे। आज के डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा डिस्कशन आपको कैसा लगा, जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।